Good afternoon, students. Welcome back to this session 2021. It's been a long time since interacting with you guys, as I was out of station, and then when I returned and this pandemic hit our countries. So be safe, take care of yourself. So let's start our last chapter of chemistry, periodic classification of element. That is chapter 5th, as promised in standard 9, that I would be starting the last chapter, periodic classification of element, as the very first chapter, in order to make use of this chapter in chemical reaction and equation, acid, bases and salt, and mainly metal and non-metal. When there is a brief idea about all these elements, their behaviors, how they react, how they can displace one element from the other compound, so it becomes quite easy. You could relate in those chapters why a particular set of element is more reactive than other element, why some metals are more reactive than other metals, why some non-metals are more reactive than other non-metals. So let's start. So the introduction part, periodic classification of elements. First, in the first two slides we will go through the course content, what we are going to cover in this particular chapter. हम आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो डिस्कस होगा कि आखिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड. क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं करें, बगैर क्लासीफाई किए हम उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ ले? तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो फिर क्लासीफाई क्यों किया गया? अगर पॉसिबल नहीं है तो क्लासीफाई करने से क्या क्या आसानी होती है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को पता करने में और उसको याद रखने में. सेकंड पॉइंट जो हमारा होगा वो है अर्लियर अटेम्प्ट्स, कि जब जैसे जैसे नेचर में नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया साइंटिस्ट ने, एलिमेंट्स वेर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर में पहले से मौजूद थे, और उसको वो खोज, जब भी वो डिस्कवर होते थे उसकी प्रॉपर्टीज़ को वो पढ़ते थे. तो इसमें 3 अटेम्प्ट्स को डिस्कस किया गया सिलेबस के अंदर में: डॉबरेनेट्स ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो ये तीनों के डिटेल को देखेंगे, तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, तीनों ने क्या कॉन्सेप्ट को सामने रखा, क्या ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल थे कि नहीं, अगर थे तो क्यों नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे तो क्यों नहीं थे, इनको देखना. तीसरी चीज़ जो है, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के मेरिट्स डीमेरिट्स को देखना है कि आखिर ये अटेम्प्ट्स फेल क्यों हो गए, तो इनको देखना है. इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर भी आया था, क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे जहाँ तक हमको याद है, शायद इससे भी 1-2 क्वेश्चन आया था. केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं और 25 मार्क्स आउट ऑफ 80, 25 मार्क्स इज असाइन टू द केमिस्ट्री सेक्शन. एक रफ आइडिया है कि 5 चैप्टर 25 मार्क्स, तो ईच चैप्टर शुड बी ऑफ 5 मार्क्स, लेकिन किसी चैप्टर से 6 मार्क्स 7 मार्क्स का भी आ जाता है. फिर हम आगे देखते हैं कोर्स के अंदर में कि जब हम ये तीनों टेबल को पढ़ लेंगे, इनके प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे, फिर साइंटिस्ट को ऐसी क्या मजबूरी हुई कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, लास्ट पीरियोडिक टेबल, जिसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, आखिर उसके टेबल में भी क्या ऐसी शॉर्ट कमिंग्स थी, क्या लिमिटेशन थी कि नए टेबल की तरफ साइंटिस्ट लोगों को बढ़ना पड़ा. तो उसमें आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दूसरे पीरियोडिक टेबल से कैसे डिफरेंट है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से कैसे डिफरेंट है, कभी कभी कंपैरिजन भी पूछा जाता है एग्जाम में. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या ट्रेंड्स बोल लो कि उस पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या अलग बात है, पुराने पीरियोडिक टेबल से नए पीरियोडिक टेबल में डिफरेंसेस क्या है. तो जो मेन डिफरेंस है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स जो भी नेचर में मौजूद हैं, जो भी डिस्कवर हुए हैं या जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं लेबोरेटरी में, उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में सॉर्ट आउट किया जाता है. कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं टॉप टू बॉटम में, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल
रोज होते हैं लेफ्ट टू राइट में जो जाते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड के अंदर में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है, जिसमें से कि हमको ग्रुप 1, 2 और फिर 3 to 12 नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर हम 13 to 18 को देखेंगे। इसमें फिर हम क्या देखेंगे, तो इसके अंदर हम देखेंगे ट्रेंड्स ऑफ पीरियड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, और यही ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप्स में देखना है, मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये जो 6 ट्रेंड्स हैं ये पीरियड्स के लिए भी हैं और यही 6 ट्रेंड्स ग्रुप्स के लिए भी हैं। कि पीरियड्स में जब हम चलेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस आएगा, वैलेंसी में क्या डिफरेंस आएगा, एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आएगा, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, केमिकल रिएक्टिविटी में क्या चेंजेस आएंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या चेंजेस आएंगे, ऑक्साइड एसिडिक होंगे कि बेसिक होंगी, क्या एम्फोटेरिक होगी, और अगर किसी एलिमेंट के सारे ऑक्साइड, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड एसिडिक है तो उनमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर पावरफुल कौन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इनको समझने के लिए स्टैंडर्ड 9 में भी मैंने बताया था कि लास्ट चैप्टर जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर जो नील बोर के कॉन्सेप्ट थे KLMN शेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे डिसाइड करते थे। कि जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वेल एंड गुड, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर ले। मैंने पहले भी कहा था कि 9 के नोट्स को रखना है, वो टाइम टाइम पे ज़रूरत पड़ता है। अगर नहीं है तो बुक से के थ्रू जाए, बुक को देखे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है, 1 to 4 और फिर मैक्सिमम, फिर 3 to 1 पीरियोडिक टेबल में हम चेक करेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर में मेटल्स में चेक करेंगे, और जब नॉन मेटल्स आएंगे तो उनके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं। एक लेज़र पॉइंटर ले लेते हैं ताकि बताने में आसानी हो। पहली बार हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड है तो कुछ गलती भी हो सकती है, फॉर दैट आई एम सॉरी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, ये जो पॉइंट है लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंसी कैसे डिसाइड होता है, फिर एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ट्रेंड्स 6 हैं, लेकिन किसी भी ट्रेंड्स को बताने के लिए हम लोग 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम लोग या तो एटॉमिक नंबर को यूज़ करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम नंबर ऑफ शेल्स को यूज़ करते हैं। तो इनसे ही डिसाइड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पहला पोर्शन था कि आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं। अपने स्कूल में देख ले, स्कूल में क्लासिफिकेशन है, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन है, क्लास वाइज क्लासिफिकेशन है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो हमें क्या अचीवमेंट उससे मिलता है, हम क्या अचीव करते हैं उससे। तो उससे पता चला कि हमको आसानी होती है अगर हम किसी चीज़ को क्लासिफाई कर दे, सॉर्ट आउट कर दे। जैसे अगर बसेज हैं और वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं कि बस नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो उस बस में जाकर बैठने में, जैसे अगर अनाउंस किया जाए कि बस नंबर 1 वाले आके अपने बस में बैठ जाएं, तो अगर पता है सबको कि बस हमारे स्कूल में असेंडिंग ऑर्डर में लगती है, ठीक है ना, कि 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, तो वो बस 1 में जाएगा। और अगर यही पूरा हैपहैज़ार्ड हो जाए एकदम, है ना, इसको मिक्स कर दिया जाए कि बस 1 कहीं है, बस 4 कहीं है, बस 6 कहीं है, तो अब खोजने में थोड़ा दिक्कत होगा। यही हाल है एलिमेंट्स के साथ। इस यूनिट को जब हम पढ़ लेंगे, पहला पॉइंट पढ़िए, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट you will be able to appreciate how the concept of grouping elements in accordance to their properties led to the development of periodic table। कि जब हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि जब हम एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए तो इस तरीका से पीरियोडिक टेबल की खोज हुई, पीरियोडिक टेबल को बनाना आसान हुआ। नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। 118 एलिमेंट्स है ना, मैंने एनसीईआरटी से लिया है, अब लेटेस्ट जो हो जिसके नॉलेज में हो, पर अभी 118 ले लेते हैं, और एस चांद में 115 मेंशन किया हुआ है।
जब वीडियो को देखें तो किसी बुक को सामने जरूर रखें, है ना। नोट, जहाँ तक नोट्स की बात है वो नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। निकी सर से कांटेक्ट करने पे नोट्स दे दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, वरना ये स्लाइड में जितनी पॉइंट्स है ये एक तरह का नोट्स ही है, इससे भी नोट्स बना सकते हैं। तो हमने एनसीईआरटी से लिया है कि आउट ऑफ द 118 एलिमेंट्स 94 आर नेचुरली अकरिंग। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा रहा था, एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। नए एलिमेंट्स मिल रहे थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग थी, और किसी का मैच भी करता था तो इसको चेक करते थे। तो हर साल कुछ ना कुछ नया एलिमेंट्स नेचर में मिल ही रहा था, आइदर इन फॉर्म ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स, है। मेटोलाइट्स का कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं आया था। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी आ रही थी। जैसा बताया कि क्लासिफाई कर देने से किसी चीज़ को, तो उसको आसानी से आदमी उसके बारे में पढ़ सकता है, उस तक पहुंच सकता है। इसी तरह एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सपोज कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट एग्जांपल के लिए लेते हैं। एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि इसकी प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम से भी मैच करती है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप से भी मैच करता है। अब अगर एक ऑर्गेनाइज वे में इनको अरेंज नहीं किया जाएगा तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा मेटल किससे या नॉन मेटल किससे, उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी उसमें पैटर्न को तलाशना शुरू किया, कि अगर पैटर्न मैच हो जाते थे तो उन एलिमेंट्स को आइदर मेटल और नॉन मेटल, उनको एक ग्रुप में डाल देते थे। अब ऑब्वियस बात है कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी फिजिकली और केमिकली, तो मेटल मेटल के साथ जाते थे, नॉन मेटल नॉन मेटल के साथ जाते थे। तो पहला क्या है कि क्लासिफिकेशन करने से जो डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में जो डिफिकल्टी है उसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उनके बारे में स्टडी करना बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि एक एग्जांपल ले लें हम लोग, एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बिग बाजार का या एक शॉपिंग मॉल का ले लें। वहाँ जाके हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। व्हाट शुड बी आवर ऑब्जर्वेशन। हर एक बड़े से बड़े दुकान में, बड़े शहरों में यही होगा अपनी एक्सपीरियंस को, कि अब अगर उस डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी को ये ज़रूरत पड़ जाए कि हमको कपड़े की ज़रूरत है, हम कपड़ा लेना चाहते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन जीन्स एंड टी शर्ट्स और एनी सॉर्ट ऑफ अदर क्लोथ्स ऑफ माई लाइकिंग, तो वो ग्रॉसरी वाले सेक्शन में नहीं जाएगा। वो अगर पूछेगा वहाँ के स्टाफ से तो वो उन्हें बताएंगे कि आपका जो गारमेंट सेक्शन है वो 3rd फ्लोर में है। तो सीधे 3rd फ्लोर में जाने से कम वक्त में जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा, और जिसको ग्रॉसरी चाहिए वो ग्रॉसरी सेक्शन में जाएगा। इसी तरीका से एलिमेंट्स का है कि एलिमेंट्स के नेचर को अगर पढ़ना है कि मेटल्स कहाँ अरेंज है, तो बाद में देखेंगे पीरियोडिक टेबल के मेटल सारे एक तरफ अरेंज रहते हैं, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड में अरेंज रहता है, नोबल गैस सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर में अरेंज है। तो इस तरीका से एक बार में हम लोग आराम से एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, उसके बिहेवियर को बता सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट लोग, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली 1800 समथिंग ईयर में ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ चुकी थी, साइंटिस्ट लोग एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो 1900 के बाद आया है, तो वो बहुत से बहुत ये कर सके कि एलिमेंट्स को जो ग्रुप किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही ग्रुप करके रख दिया, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बाद में जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आया, तब फिर उसमें पता चला कि मेटोलाइट्स भी हैं, नोबल गैसेस भी हैं। इस तरीका से हर एक को उसके ग्रुप में फिर डाला गया। तो अब हम लोग इस स्लाइड के बाद ये देखेंगे कि अर्लियर कॉन्सेप्ट जो था, जो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है, जिसको हम लोग देख सकते हैं वापस जाकर, कि हम स्लाइड 1 में उसको देख सकते हैं कि डॉबरेनर ट्रायड्स, न्यूरल नोड्स ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये 3 अर्लियर अटेम्प्ट्स हैं। तो आज का क्लास पहले वाले अटेम्प्ट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा। तो हम लोग अपने स्लाइड में वापस जाते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन वाले स्लाइड में थे, हम लोग वापस चले गए। अब हम अगले स्लाइड में जाते हैं। पहला अटेम्प्ट है डॉबरेनर ट्रायड्स, नाम है केमिस्ट का वुल्फगैंग डॉबरेनर्स, एक जर्मन केमिस्ट हैं ये, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या था
कि इन्होंने 1829 में 1829 में 1829 वो इलेक्ट्रिक पेन नहीं होने की वजह से माउस से लिखा जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट गिफ्ट कर दे कोई इलेक्ट्रिक पेन या एप्पल पेंसिल गिफ्ट कर दे तो मेरी सारी दुआ उसके लिए होगी। खैर जो है उसी से काम चलाते हैं। तो 1829 में जर्मन केमिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और स्टडी करने पे पाया कि कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल जो भी उस वक्त में डिस्कवर हो चुके थे तो उसने उसको अरेंज करने की कोशिश की ग्रुप्स में। ही ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। तो उसने जो ग्रुप सॉर्ट आउट किया उस ग्रुप में हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे। He identified some groups having 3 elements each, so he called these groups triads. उसने ग्रुप का नाम दिया triads। ग्रुप का उसने नाम triads दिया। हो सकता है कि मेरा इमेज थोड़ा फ्लिकर कर रहा हो फैन की वजह से है, तो उतना बर्दाश्त करें, गर्मी भी लगती है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको पढ़ना है। ये इसका पीरियोडिसिटी लॉ है जो डॉबरेनर ट्रायड्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया है पीरियोडिसिटी का, अब इस पॉइंट को गौर से पढ़े कि इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि ही शोड दैट when 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज जब लेंगे तो उसके बराबर होगा। एक बात याद रखना है यहाँ कि एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, क्योंकि जब उस टाइम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है न्यूलैंड का, मेंडेलीव का या जिसका भी, तो उसमें एटॉमिक मास लिखना ये मेन पॉइंट है, ये गौर करने की बात है। अब क्या है कि यहाँ पे वॉइस ओवर है ना, आवाज़ चली गई थी, वॉइस ओवर दे रहे हैं। अब देखो जैसे 1 2 3 है तो 1 + 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4/2 हमको 2 मिलेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम इसका एक ग्रुप है, एक ट्राइड है ये, उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, आवाज़ थोड़ी आगे पीछे होगी यहाँ पर, है ना, रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब देखो ये पॉइंट जो है कि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। 3 ही ट्राइड्स वो बना सका, एलिमेंट्स तो बहुत सारे थे लेकिन वो 3 ही को ग्रुपिंग कर सका, बस ज़्यादा ग्रुपिंग नहीं कर पाया, जो उसके रूल्स को फॉलो करते थे। 3 ट्राइड्स हाईलाइट कर दिया मैंने। तो एग्जाम्पल में देखे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम एक पहला ट्राइड है, और इसके अंदर में देखेंगे अभी इसका जो एटॉमिक मास आएगा इसको हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए इसका एटॉमिक मास जो है क्या है, एटॉमिक मास बताए थे वो, सॉरी फॉर दिस बैटरी। अब यहाँ से आवाज़, एटॉमिक मास क्या था, लिथियम का 7 और सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। एटॉमिक मास कैसे डिस्कवर किया, मैंने 9th क्लास में बताया था, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। और उस वक्त में बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डिस्कवर कर लिया गया था, उसको फाइंड कर लिया गया था। तो अब हम देखें इसमें अर्थमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि लिथियम के एटॉमिक मास 7 और पोटेशियम के 39 को ऐड करेंगे तो 46, और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, और इस ग्रुप का नाम है एल्केली मेटल ग्रुप। इसको हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्केली मेटल ग्रुप क्यों कहते हैं। इन जनरल समझ ले कि इनसे अल्कलाइज बनते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाईली रिएक्टिव
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद H2O, तो NaOH बहुत ही रिएक्टिव है ये। इसी तरह एक और ट्राइड्स को हम लोग देखते हैं। अगला ट्राइड है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। और मजे की बात यह है कि जो ट्राइड डॉबरनियर ने दिया लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक ही ग्रुप में मिलते हैं। इसी तरह कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम भी है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, इस तरह का से रिडल से याद किया जाता है, तो उसमें ये एक ही जगह मिलते हैं। तो अब कैल्शियम का देखा जाए क्या एटॉमिक मास है 40 और बेरियम का 137। जब हम ऐड करेंगे और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 88.5 आएगा, जो कि 88। इस ग्रुप का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये भी अल्कलाइज बनाते हैं। प्रॉपर्टीज देखे, पहले वाले ट्राइड की लिथियम सोडियम पोटाशियम के अंदर में बुक के अंदर मेंशन किया हुआ कि ये सारे ही एलिमेंट्स मेटल हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइज के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और इनका वैलेंसी 1 है। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 2,1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गया। सोडियम का 281, तो इसकी वैलेंसी भी 1। पोटाशियम का 2881, तो इसकी वैलेंसी भी 1। इसी तरह से कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम बेरियम, इन सब की वैलेंसी 2 है। और ये सब ही मेटल्स हैं और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर में डालेंगे तो हमको वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी मैच कर रही है। अब आगे देखें, एक और ट्राइड्स को दिया गया है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बहुत कॉमन है, अपने से बता सकते हैं इस ग्रुप का नाम क्या है, अभी आखिरी में आएगा। तो इसमें देखें क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127, जब ऐड करेंगे तो 81.2 के करीब आएगा, जो नियर अबाउट 80 है। तो इस ग्रुप का नाम है हैलोजन ग्रुप। हैलो कहते हैं सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप को। ये सब नमक बनाते हैं, बहुत फेमस। इसमें जैसे क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ तो NaCl बनाएगा, जो कि कॉमन सॉल्ट है, बहुत ही फेमस है। तो ये सारे ही एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और पानी के साथ रिएक्ट करने पर, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये एसिड्स बनाते हैं और इनकी वैलेंसी भी 1 है। जैसे क्लोरीन की 287, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन दिया, गेन किया उसने, उसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। अब ये हो गया सारा डॉबनेटर्स का कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था। तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। कि ही अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, ग्रुप्स का नाम दिया ट्रायड्स। ट्रायड्स उस वक्त उसने सिर्फ 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्रायड्स कहा गया। उसमें उसने क्या देखा कि जब हम 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज कर देते हैं, एटॉमिक मास ध्यान रखना है, इसको एटॉमिक मास लिखने का है। एटॉमिक नंबर जब तक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं है। चाहे वो न्यूलैंड्स हो, चाहे वो मेंडेलीव हो या डॉबरेनर्स हो, सब में एटॉमिक मास है। तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 23 वाले को, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो 23 was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements, जिसको अदर वर्ड में कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या था, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, ये भी हम कह सकते हैं। मैथ में पढ़िएगा आप लोग। तो अब हम लोग वापस अपने लास्ट स्लाइड में जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हैलोजन तो 3 ग्रुप हमको मिल गया कि अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं उसको, और फिर हैलोजन ग्रुप। लिमिटेशन क्या थी इसकी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि डॉबरेनर्स उस वक्त में सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही खोज पाया था और उसका क्लासिफिकेशन इसलिए यूजफुल नहीं था क्योंकि बाकी एलिमेंट्स को वो अरेंज नहीं कर पाए और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। अब एक टेबल यहाँ हम दिखाने वाले हैं, उस टेबल को देखकर जल्दी से डिसाइड करें कि उस टेबल में डॉबरेनर्स का जो रूल है कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में टेबल अरेंज किया हुआ डिफरेंट एलिमेंट्स का, उसमें जो रूल है कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होना चाहिए। तो इसको अब हम लोग देखें इस टेबल के अंदर में, तो फट से देखें कि गिवन बिलो इज अ टेबल हैविंग ग्रुप ऑफ सम एलिमेंट्स एंड दे आर अरेंज इन डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक, जैसे कि आपको नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, इस तरह से है ना, और कैल्शियम है, और आपको स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें देखिए कि आखिर इसमें कौन सा ग्रुप डॉबरेनर्स ट्राइड को फॉलो करता है, कौन सा ग्रुप फॉलो करता है। तो अगर हम उसको देखेंगे तो हमको यहाँ पर जो दिख रहा है कि अगर हम 74 और 14 ऐड कर दें
तो हमको कितना मिलेगा 88/2 44, ये नहीं मैच करा। लेकिन यहाँ अभी हम लोग चेक किए हैं कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो ये ग्रुप है, दिस ग्रुप, ये अभी हम लोग चेक किए हैं कि ये ग्रुप फॉल करेगा। इसी तरह से ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये ग्रुप फॉल करेगा। तो हम कहेंगे कि ग्रुप बी एंड सी विल फॉलो डॉबरेनर्स ट्रायड्स। ठीक है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। और वेल प्रिपेयर होके अगले दिन आना है। एक स्लाइड ब्लैंक रखते हैं कुछ लिखने के लिए, वेल प्रिपेयर्ड होके आना है ना। जो डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।